नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक लेखा रिपोर्ट रखी गई, जिसमें एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के विभिन्न विभागों में 18,341 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है विभागों के फंड का सही उपयोग करना और राजस्व का लेखा जोखा रखना, उन अधिकारियों की कार्यस्थानियों के कारण ही सरकार को 2,297 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। अगर विभागों की बात करें तो सबसे ज्यादा घपला ऊर्जा निगम से सामने आया है, जो 16,129.30 लाख है। डोईवाला चीनी मिल के विशेष ऑडिट में 1,529.98 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। विश्वविद्यालयों में 134.32 करोड़, अशासकीय महाविद्यालयों में 79.68 लाख, जिला खनिज फाउंडेशन में 49.49 करोड़, विकास प्राधिकरणों में 12.23 करोड़, नगर निगमों में 32.40 करोड़, नगर पालिकाओं में 16.64 करोड़, नगर पंचायतों में 20.35 करोड़। और ये फहरिस्त और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिस पर अब राजनीति होने लगी है। जहां एक और सत्ता पक्ष कहती है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो विपक्ष जैसे ही इस मुद्दे को सुनता है तो वो भी इस पर सवाल उठाता है। देखिए, इसमें जो इस तरह से आया है, ये कैग की रिपोर्ट में भी इस तरह से आया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी विभागों की द्वारा की गई है। इस पर पूरी तरह से जांच हो जाएगी और जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितने भी बड़े स्तर का अधिकारी क्यों न हो। ये बड़ा चिंताजनक विषय है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस में चल रही है। यदि इसमें कोई आक्षेप लगता है तो ये उन अधिकारियों की लापरवाही के कारण ऐसा होता है। देखिए, सरकार के संज्ञान में सारा मामला आ गया है और संज्ञान में आते ही माननीय मुख्यमंत्री इसमें चिंता व्यक्त करें। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं आज, जहां पर ये बात की जाएगी कि अधिकारियों की जो कार्यस्थानी है वो सरकार पर भारी पड़ रही है, क्योंकि राजस्व का नुकसान हुआ है। और तमाम मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ दिगंबर नेगी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जीतराम आर्य, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेंद्र बिष्ट जी अर्थशास्त्री हैं, और साथ ही साथ सुरेंद्र पांगती, पूर्व IAS अधिकारी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र पांगती जी, आपके पास आऊंगी। इस प्रदेश में अधिकारियों की कार्यस्थानी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से जब वित्तीय गड़बड़ी की बात रखी जाती है सदन के पटल पर, तो वाकई सवाल निशान उठते हैं कई सारे। आप क्या कहेंगे इस पर? इसमें ऐसा है, वर्तमान में जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तौर से राज्य में तो पूरा ध्वस्त है। सारा काम जो है पटवारी के हाथ में चला गया। पटवारी या लेखपाल और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर के अधिकारी वही कर रहे हैं। आज कोई वरिष्ठ अधिकारी तहसील में जाके तहसील का मुआयना नहीं कर रहा है। आज कोई जो पड़ताल होता है, जो लोगों की जमीन का पड़ताल होता है कि किसकी जमीन थी, कौन कब्जा कर रहा है, उसका पड़ताल होता था। उसमें लिखा जाता था कि ये जमीन किसकी है, फलाने की है, उसका लिखा जाता है। ये पड़ताल नहीं हो रहा है। आपका रिकॉर्ड में पटवारी या लेखपाल जो भी कहिए, वो जिसका चाहे जब चाहे उसका नाम दर्ज कर देगा। और उसमें कोई अधिकारी ऊपर से जाके नहीं लिख रहा है कि ये नामांतरण जो हो गया है, जो जमीन का जो उत्तराधिकार है, उत्तराधिकार का जो आदेश हुआ है, किस अधिकार ने किया, सही तरीके से किया कि नहीं किया, कोई नहीं देख रहा है। इसलिए जब तक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारा जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है जो आपको राज्य की जितनी संपत्ति है उसको अगर देखभाल करना है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट आज बिल्कुल डिफंक्ट है। मैं घोषणा कर रहा हूँ, मैं खुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिटायर हुआ हूँ उत्तर प्रदेश से। मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म आती है। उत्तराखंड राज्य जब बना था तो शुरुआती दौर में हमने कोशिश की थी कि यहाँ भी वो रेवेन्यू सिस्टम जो पुराना ब्रिटिश काल, अंग्रेजों को हम गाली देते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने हमको वो सिस्टम दिया है जिसमें कि हर स्तर पर इसको हम सही तरीके से चलाएं। वो खत्म है। मैं कोई भी
रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी या कोई पब्लिक सर्वेंट जो कोई हमारे नेतागण हैं वो अगर चर्चा करना चाहें तो उनके सामने इन बातों को उजागर करने के लिए तैयार हों। जी तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा, कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो इसका कारण ये है कि सिस्टम ही खत्म हो गया है, जी। इसलिए है। ठीक है, दिगंबर नेगी जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर पूर्व आईएएस अधिकारी ये कहते हैं सिस्टम करप्ट हो चुका है, सिस्टम फंक्शनल नहीं है। तो जब सिस्टम ही फंक्शनल नहीं है तो फिर काम कैसे हो रहा है? यह वास्तव में बहुत चिंता का विषय है कि कैग की रिपोर्ट उत्तराखंड को एक अलार्मिंग सिचुएशन में ले आई है कि किस प्रकार से यहाँ पे वित्तीय नियोजन हो रहा है। और ये हम सब के लिए एक बहुत ही चिंताजनक विषय है कि यह राज्य किस प्रकार की शासन और प्रशासन व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। और उसके लिए जो भी कारण संबंधित विभागों द्वारा दर्शाए गए हों वह घोर लापरवाही है, निंदनीय है, के साथ साथ निंदनीय नहीं बल्कि दंडनीय भी है, ताकि आगे के लिए एक नज़ीर बने। बिना किसी वित्तीय स्वीकृति के, बिना किसी प्रॉपर प्रपोजल के, प्रस्ताव के पास हुए इस प्रकार से कार्यों का हो जाना और जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसमें बहुत सारे जो वेंडर्स हैं वो भी परेशान रहते हैं। जिन्होंने काम किया उनकी पेमेंट नहीं हो पाती, इस कारण से जी उनकी पूंजी डूब जाती है और अधिकारी जो है वो बिल्कुल साफ निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति इस पे बाकायदा गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देने की जरूरत है जी और जो भी व्यवस्था या जो भी लोग इसके लिए दोषी उन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी डॉक्टर जीतराम, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं और खासतौर पर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल नहीं, जहां पर ऑलरेडी इतना कर्ज है, रेवेन्यू जुटाने की सत्ता पक्ष और प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन वही अधिकारी जो है पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के ऊपर इस समय लगभग 90,000 करोड़ का कर्ज के बोझ के तले उत्तराखंड है और 70,000 करोड़ के इनका बजट आया था और इस समय 11,000 करोड़ का आपका सप्लीमेंट्री बजट आया जी। और उसमें उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में 18,000 करोड़ का जो ऑडिट ने जो उजागर किया घोटाला, जो अनियमितताएं पाई गई, 18,000 करोड़ उत्तराखंड राज्य जैसे प्रदेश के लिए, राज्य के लिए बहुत ही दुखद है कि इतनी बड़ी अमाउंट का अधिकारियों और तमाम, और इसके लिए केवल अधिकारी दोषी नहीं है। देखिए, प्रदेश को चलाने के लिए 3 अंग है, सरकार है, शासन है और प्रशासन है। सरकार अगर कहीं न कहीं शिथिल हो जाती है या खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है तो अधिकारी हावी हो जाता है जी। और अधिकारी, जब सरकार कमजोर पड़ जाती है, अधिकारी हावी हो जाता है, क्योंकि सरकार को इस चीज का शासन चलाने का, सत्ता चलाने का जब अनुभव नहीं होता है तो अधिकारी उसमें हावी हो जाता है और तब उसका परिणाम स्वरूप ये होता है। तो उसमें हम जो सफेद पोश हमारे नेता है वो भी इनसे अछूते नहीं है, वो भी अलग नहीं है। कहीं ना कहीं किसी भी नेता का कहीं ना कहीं उसमें सह जरूर होगी। इन अनियमितताओं के लिए हम केवल अधिकारी को ही दोषी नहीं, केवल शासन को ही दोषी नहीं ठहरा सकते, प्रशासन को दोषी नहीं ठहरा, बल्कि सरकार भी बराबर की दोषी है उसके लिए। जब सरकार का जब नेतृत्व या सरकार नेतृत्व एक अच्छा नेतृत्व नहीं दे पाती है, एक विशुद्ध नेतृत्व नहीं दे पाती है, एक ईमानदार नेतृत्व नहीं दे पाती है, तो तब इनके सबके हौसले बुलंद हो जाते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जो पैसे के लिए जूझ रहा, इतना बड़ा जो है करप्शन की बात सामने आ रही, और भी कई घोटाले उजागर होंगे। अभी आप धीरे धीरे देखते रहिए, भारतीय जनता पार्टी के जो जिस तरह के नेता जो ये काम कर रहे हैं, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो रहा। खनन में इतना अनियमितताएं हो रही है, तमाम दुनिया भर का पैसा आपका 10,000 15,000 करोड़ खनन से आ रहा, 50,000 करोड़ का खनन हो रहा है। अगर ईमानदारी से वो खनन ही अगर कर दिए तो आधी हमारी इकोनॉमी
को सस्टेन हो जाएगी उत्तराखंड की, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त जो उसमें कहीं ना कहीं हमारे सफेद पोष नेता लोग लिप्त हैं उसमें। ठीक है। तो ये ईमानदारी अगर सरकार में नहीं रहेगी तो यही परिणाम होगा उसका। राजेंद्र बिष्ट जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये आंकड़े जरूर बड़े आंकड़े हैं, क्योंकि अगर हमारा बजट 77 करोड़ का 1000 करोड़ का बजट है, फिर सप्लीमेंट्री बजट जो आता है वो 11,000 करोड़ का बजट आता है, और घोटाला 18,000 करोड़ का घोटाला होता है, तो वाकई सोचने वाली बात है कि आखिर इस प्रदेश में हो क्या रहा है फाइनेंशियली। नहीं, देखिए दिव्यदर्शन जी, हम जिस बात को कैग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, पहली बात हमें समझना पड़ेगा, जो कैग रिपोर्ट है वो 2015 से लेकर 2021 के बीच में जो अकाउंट्स क्लियर नहीं है उसके बारे में कैग ने अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट दी है। अब उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखिए क्या होता है, जब भी कोई बजट बनाया जाता है उसमें दो मद होती हैं, एक आपके रिसिप्ट की होती है और एक एक्सपेंडिचर की होती है। जब भी आपके पास कौन सा रेवेन्यू इनकम आएगी, क्या आपका कैपिटल जो है इनकम आएगी, और किस तरह से उसको खर्च किया जाएगा, उसमें बहुत सारी चीजें। देखिए मैं आप बहुत सिंपल तरीके का बता रहा हूँ। कुछ ऐसा होता है जो स्टेट का रेवेन्यू होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स आती हैं उनका पैसा आता है। तो ये जो गवर्नमेंट के पास अलग अलग मद में जो पैसा आता है उसके हिसाब से उसको बजट एस्टिमेट किया जाता है और उसको खर्च किया जाता है। ठीक है, अब सपोज कोई इमरजेंसी कोई आ गई तो उसके हिसाब से उसका प्रावधान किया जाता है। कुछ जो है सप्लीमेंट्री बजट उसमें दिए जाते हैं, उस तरह से जो है बजट को बनाया जाता है, एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन हुआ क्या है मैं आपको बताऊं, हुआ ये है कि कभी कभी किसी जो है जैसे डीडीओज हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको जो है मद दी जाती है पंचायत के लिए और ग्राम पंचायतों में खर्च करने के लिए, डिफरेंट मद में, और उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है। लेकिन क्या होता है कि जब उनके पास उसके विड्रॉल लिमिट्स आती हैं तो वो जो खर्चा जो है विड्रॉल लिमिट्स का ज्यादा हो जाता है। या उन्होंने क्या है कि बजट जो है आपके पास सैंक्शन किया गया, फरवरी में बजट का जो है आपके पास ओवर बजट हो गया, और फरवरी मार्च आते वो बजट को आपको खर्च करना है। तो पहले क्या होता है कि सीधे सीधे ट्रेजरी से पैसा लिया जाता है और पैसा लेके आपको खर्च करना, फिर अगले साल खर्च होता है। तो किसी तरह से ये जो सारी चीजें वो एक सिस्टम्स नहीं है कि मतलब आपके पास जो पैसा सेंटर से आना है, स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा है वो जो कैश फ्लो है, और कैश फ्लो के हिसाब से एक्सपेंड करना है, और उस हिसाब से जब आपको उसको रिपोर्ट देनी है। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, जब भी कोई योजना लाती है तो योजना का कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उसका आपको आपका यूटिलाइजेशन पैसे का कैसे हुआ वो नहीं उसको देना पड़ता है, तब उसको माना जाता है कि ये जो है कैग उसको मानता है कि हाँ ये पैसा इस मद में खर्च हुआ। एक्चुअली होता क्या है कि आप किसी मद में पैसा आता है और वो इमरजेंसी में या कुछ और कारणों के हिसाब से दूसरे मद में खर्च हो जाता है, तो उसकी उपयोगिता कैसे देंगे? तो वो क्या कहते हैं, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, जिस वजह से भाई वो तो कैग जो है कंट्रोलर ऑडिट जनरल जो है वो तो ये देखा कि भाई ये पैसा इस मद में आया था, लेकिन इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया, तो इसका मतलब पैसा कहीं गायब हुआ है। तो ये चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं वो जो मद जो है कहीं ना कहीं उसका जो है स्टेट गवर्नमेंट को उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, जिसके वजह से गवर्नमेंट के बीच में वो खत्म है। दूसरी चीज में क्या है कि जो बहुत सारे आपकी जो कंपनीज हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई है, आपके स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम है, या आपका सिडकुल है, इस तरह की कंपनीज क्या है कंपनी फॉर्म करती हैं, और इसमें जो है इक्विटी और डेट जो है गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट को पैसा देती है, कंपनियां खड़े करती हैं, और फिर आगे जैसे निर्माण निगम लिमिटेड है, नगर निगम है, बहुत सारी ऐसी जो मतलब कंपनीज या निगम्स होते हैं या स्ट्रेटजी बॉडी होती है, इनको गवर्नमेंट पैसा देती है और उसमें अपना हिस्सादारी करती है। जब हिस्सादारी करती है वो एक्सपेंड करते हैं, उसमें इनकम आती, कैश फ्लो में आती। जब गवर्नमेंट देती है उसको पैसा तो उसके ऊपर उनको स्टेट को या कंपनीज को वो पैसे के ऊपर या तो पैसा लौटाएं या उसके ऊपर जो ब्याज दें गवर्नमेंट को, तभी तो गवर्नमेंट जो है क्या उसको डेट को सर्विस करेगी। ये नहीं होता है। तो जिसे कहते हैं कि जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि जो भी आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग है, वित्त विभाग योजनाएं बनाता है, लेकिन जब डिस्बर्समेंट होता है उसको जो है ये करना चाहिए कि भाई जिस योजना में दिया है उस योजना में खर्च हुआ, अगर एडिशनल है तो एडिशनल को दे। तो ये जो मिसमैच है मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का, वो भी जो है स्पेशल कुछ उसमें, और जो उसका मतलब वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आता, तो वो एक टाइप से डिफरेंस पैदा कर देता है आपकी रिपोर्ट में। तो ये सारी रिपोर्ट्स वो हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी पैसा आता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आता है, वो सीधे सीधे रिजर्व बैंक के पास जमा होता है जी। और रिजर्व बैंक में जो है क्या कहते हैं आपके एक WMA अकाउंट होता है। वो अकाउंट इस तरह का फ्लेक्सिबल अकाउंट है कि आपके पास इनकम कम है, आपका पैसा कम है,
और आपके पास खर्चा ज्यादा आ गया, तो आप क्या करते हैं उस अकाउंट से, जैसे हम जिसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं, हम उस पैसे से वो निकाल लेते हैं। तो वो जो है क्या कहते हैं, जब हम उससे पैसा निकाल लेते हैं और खर्च कर लेते हैं, तो बाद में जब हमारे पास उस पैसा आता है तब हम रिजर्व बैंक के उस वाले मतलब उस कैपिटल अकाउंट में पैसा डालते हैं। तो ये एडजस्टमेंट है, लेकिन ये कहीं जो एडजस्टमेंट का जो डिफरेंस है ये जो है कैग रिपोर्ट में आ जाता है। बिल्कुल। तो ये तो प्राइमरी चीजें, बट इसके अंदर बहुत सारी और भी जो डिफरेंसेस हैं वो आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं। बिल्कुल। दिगंबर नेगी जी, जब अभी पांगती साहब को हम सुन रहे थे तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि यहाँ पर जो है अधिकारियों की मॉनिटरिंग नहीं है, तो वो मॉनिटरिंग किस तरीके से होनी चाहिए सर? क्योंकि एक हायरार्की पहले से बनी होती है कि तहसील लेवल पे जो है लोअर लेवल के काम कर रहे हैं, उसके बाद जो है अधिकारी उनको मॉनिटर करते हैं, तो आखिर वो चीज़ क्यों नहीं हो रही है? और आपकी जीरो टॉलरेंस नीति इतनी कारगर साबित क्यों नहीं हो रही कि अधिकारी डर क्यों नहीं रहे हैं उससे? देखिए, ये बिल्कुल भ्रामक बात है कि अधिकारी डर नहीं रहे हैं। हर एक सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा नियमावली से बंधा होता है, उससे बाहर जाकर के वो कोई कुछ नहीं कर सकता है, और वही उसके लिए अनुशासन का काम भी करती है। जहाँ तक ये जो कैग रिपोर्ट का जो विषय आज आया है, यह निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, और इसके लिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से हम इन टाइम उस काम को कर सकें, और अगर वो जो है ओवरड्राफ्ट हो गया है या किसी कारण से उसमें कंप्लीशन नहीं हो पाया है, तो वो एक समय रहते हुए वो वित्तीय वर्ष में क्लोज हो जाना चाहिए। ये तो वास्तव में मेरे लिए भी एक बड़ा आश्चर्य का विषय है कि भाई जहाँ प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, सीए उनसे पीछे पढ़ के उनका सारा हिसाब किताब प्रॉपर ठीक रखते हैं, और गवर्नमेंट इतना बड़े डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, और उसके बाद अगर इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है तो निश्चित रूप से वह प्रदेश की जनता के लिए भी एक सोचनीय सवाल खड़ा करता है कि भाई उनके जो सरमाएदार हैं, उनके लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके जो सेवादार हैं, जो कर्मचारी हैं, वो तो सेवादारी माने जाएंगे, वो लोग किस प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं प्रदेश का, ये वास्तव में बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन सर जो विभाग हैं, जो विभागवार बहुत सारे ऐसे नगर निगम, नगर पंचायतों के भी आंकड़े सामने आए, लेकिन जो टॉप करता है वो है ऊर्जा विभाग। हमारा ऊर्जा उर्वरक देश है, यहाँ पर प्रदेश है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ऊर्जा बनती है, और कई बार हमने देखा है कि हमें शॉर्टेज होती है तो हम केंद्र से सहायता मांगते हैं, लेकिन उसी का इतना बड़ा घपला सामने आ रहा है ऊर्जा विभाग का। मतलब कई सेक्टर्स हमने ऐसे देखे हैं, लोग जाते हैं, डिपार्टमेंट्स कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, और यहाँ पर इस तरीके की गड़बड़ी सामने आती है, तो समझा क्या जाए? ये तो और भी आश्चर्यजनक है कि अगर ऊर्जा मंत्रालय में ऐसा हो रहा है जो कि प्रॉफिट मेकिंग डिपार्टमेंट है, आप ये देखिए, एक अभी हम सबके सामने रिलायंस का उदाहरण सामने आता है कि रिलायंस ने जियो फाइबर बिछाया, और या उसने अपना ये जियो सिम निकाला, तो उसने फ्री में सिम बांटे लोगों को, और उसके बाद वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। ऊर्जा विभाग तो अगर किसी को बिजली का कनेक्शन लेना है तो खंबे का भी पैसा लेती है, जबकि खंबा उसकी प्रॉपर्टी, उसके माध्यम से तार जाएगा, और उस जो भी कंज्यूमर है फिर उसके घर में जो बिजली जाएगी उससे उसके पास हर समय मीटर, उसके मीटर से पैसा ऊर्जा निगम की जेब में आता रहता है। बिल्कुल, वो पैसा खींच रही है उस तार के द्वारा, उस खंबे के द्वारा, जबकि उसको फ्री में देना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए, परंतु वो खंबे का भी पैसा लेती है, तार का भी पैसा लेती है, कनेक्शन देने में भी लोगों को रुलाती है, उसके एडिशनल सर्विस चार्जेस ले जाते हैं, और तब अगर उस डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, तो ये तो वास्तव में बहुत सोचनीय विषय है कि भाई ये क्या तरीका है काम करने का लोगों का। ठीक है, सुरेंद्र पांगती जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, जिस तरीके से अनियमितताएं सामने आई हैं, क्या कहा जा सकता है, अधिकारियों की कहाँ कमी है? तो यहाँ पर संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, डॉक्टर जीतराम आर्य, जब हम ये सुनते हैं, आपकी भी सरकारें रही हैं, इकलौता बीजेपी नहीं चला रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कभी बीजेपी को मौका मिला, कभी कांग्रेस को मौका मिला, लेकिन अधिकारी तो वही रहे हैं, अधिकारी जानते हैं सिस्टम को कैसे चलाना है, लेकिन अधिकारी इतने आदी हो चुके हैं आप लोगों के काम करने के तरीकों से कि वो अपने हिसाब से मैनिपुलेशन कर देते। तो गलती किसकी? आप कहते हैं सरकार की गलती है, तो ये गलतियां आपके समय पर भी हुई होंगी।
तो लाइंस यहाँ पर फॉल्टी हैं, इस वजह से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। और यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी राजेंद्र बिष्ट जी, जिस तरीके से आपने नंबर्स बताए हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो बताई हैं, कहाँ पर जो एक्सपेंसेस है और जहाँ पर करना चाहिए, लेकिन जो आसान शब्दों में बोले, अगर लोगों को, आम जनता को ये आंकड़े हम दिखाएं और उन्हें बताएं कि घोटाला हुआ है, तो इंसान को ये समझ में आता है कि हम पैसा मांग रहे थे हमारे कामों के लिए, विभागों के पास पैसा नहीं है और यहाँ पर घोटाले हो रहे हैं, तो उसको कैसे समझाया जाए? नहीं, देखिए, मैं जहाँ तक बात है, हम इसको प्योर घोटाला नहीं कह सकते हैं। हम इसको कहेंगे कि जो सिस्टम है, जो एक वित्त विभाग में एक पैटर्न्स जो हैं, जिस तरह के एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है, उस हिसाब से काम नहीं करते हैं, जिस वजह से सारा कुछ होता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितना भी पैसा आपको आना है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बता देती है, आपको भी एक प्रोजेक्शन होता है कि भाई मेरे पास रेवेन्यू रिसिप्ट आएगी, इतना मेरे पास एक एक्सपेक्टेड है, इतना मेरे पास जो है पैसा जो है डिफरेंट जो है उससे आएगा, और मुझे खर्च इस तरह से करना बजट में होता है। और अगर उसमें कुछ मिसमैच है कि भाई उसमें कभी ज्यादा पड़ गई, तो जो है क्या कहते हैं, कैबिनेट उसमें वित्त विभाग उसमें जो परमिशन ले लेता है, या विधानसभा में ले लेगा, या कैबिनेट उसमें ले लेता है, मीटिंग में ले लेता है, उस हिसाब से सप्लीमेंट्री बजट उसमें दे देते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, होता डिफरेंट है। होता क्या है कि आपके जहां पे आपने पैसा दिया है, तो कुछ पैसा तो वापस लौटाना है, जिनमें आपने खर्च किया है वहां से आपका पैसा वापस आएगा, वो पैसा वापस नहीं आता। तो वहां पे जो है सबसे बड़ी चीज जो है, क्या कहते हैं, जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो उनको ये चीज नहीं बताई जाती है कि जो हमने आपको पैसा इन्वेस्ट करा है उसको आपने हमें रिटर्न करना है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आपको मतलब आपको जिला में जितने पैसे खर्च करने को दिए जाते हैं, उस खर्चे को आपने किस तरह से करना है, और उसका जो है आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना है। भाई तभी तो हम मानेंगे कि आपने प्रॉपर खर्चा किया है। अगर हम उस खर्चे को नहीं मानेंगे तो कैसे आगे आपको देंगे। तीसरी चीज, जो चीज क्या है कि जो भी अलग अलग, जैसे ऊर्जा विभाग है, ऊर्जा विभाग में जितना भी सेस होता है, या जो भी गवर्नमेंट की जो मद होती है, जो उसके आप समझ लीजिए, जो हमारे पास जो बिजली का बिल आता है, उसमें ग्रीन सेस है, बहुत सारे सेस हैं, आपकी SGST है, मतलब जो आपके जो है GST आता है, वो गवर्नमेंट को दिया जाता है विभागों से। विभाग ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन वो जो है क्या कहते हैं, उसको नहीं देते, तो वो कहां से डेफिसिट आएगा, वो गवर्नमेंट को डेफिसिट आएगा। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो हम सोच सकते हैं कि एक सिस्टम जो SOP है उसको डिपार्टमेंट फॉलो नहीं कर रहे, और वो क्या होता है, लास्ट में जब पैसा आता है तो वो जो है उसको खर्च करते हैं, और खर्च करने के बाद उसकी रिपोर्ट नहीं देते हैं, जिससे वो डेफिसिट में रहता है। तो ये जो मतलब डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये बेसिकली एक्सपेंडिचर वर्सेस इनकम का मिसमैच है। ठीक है। अच्छा सर, हमने अभी देखा जब सत्र हुआ था, मानसून सत्र, उस वक्त वित्तीय मंत्री जो हैं हमारे प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि 32 से 34% जो राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था वो अचीव कर लिया गया है, और यहाँ पर जो राजस्व का नुकसान बताया गया है वो 2000 करोड़ रुपए का बताया गया है, 2000 के आसपास करोड़ का। तो क्या माना जाए कि एक हाथ से तो आप ले रहे हैं रेवेन्यू, दूसरे हाथ से आपको लॉस हो रहा है, तो इसमें ये तो विभागों का आपने बता दिया कि यहाँ पर मिसमैच है, लेकिन सरकारी जो तंत्र है उस पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, देखिए, सबसे बात है कि अगर हमें जैसे लीकेज है, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में रेवेन्यू लीकेज है, तो हमें उसको बंद करना होगा। आप सबसे ऊर्जा निगम की बात कर रहे हैं, ऊर्जा निगम में जितना भी प्रोडक्शन होता है, उसके ऊपर जितना भी हमारे पास इनकम आती है, जो भी हम बिजली बेचते हैं, अगर उसका प्रॉपर ऑडिट हो और उसको जो है मंथ टू मंथ गवर्नमेंट को दिया जाए, तो ये जो है डिफरेंसेस कम होंगे, और ये जो मतलब जो हमारे पास जो एक्सपेंडिचर और इनकम का जो डिफरेंस है, उसको जो है हम किसी तरह से कम कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, इस वजह से ये सारी दिक्कतें आती हैं। दूसरी चीज क्या होता है, मैं आपको ये बताता हूं कि स्पेशली लाइक आपने किसी, जैसे अभी आपदाएं आ गई हैं, आपको इमीडिएट पैसा देना है, गवर्नमेंट को पैसा नहीं है उस मद में, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, किसी और मद से पैसा लेके उस आपदाओं में देती है, क्योंकि वो इमरजेंसी है, और इमरजेंसी में देंगे, लेकिन वो क्या होता है, उसका कोई आपके पास कोई डिटेल्स नहीं होती, वो आपने खर्च कर दिया, जब तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आती, तो वो कैग की रिपोर्ट में वो सारा डेफिसिट नजर आएगा। ये चीजें, और जहां तो क्या तक सर वो जो आप बोल रहे हैं, जो कहते हैं किसी और मद से खर्च होता था, क्या एक प्रोसेस नहीं है, उसका कोई प्रैक्टिस नहीं है कि अगर आप किसी और मद से अगर खर्च भी करते तो उसकी भी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि है तो वो सरकारी पैसा ही? नहीं, रिपोर्टिंग होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फिर अगले साल अगला बजट आ जाता है, अगले साल सारी चीजें होती हैं, फिर वो किसी तरह से मेस में आ जाता है। तो एक तरफ से कोई एक जो सिस्टम्स है ना, सिस्टम मजबूत नहीं है, पहली चीज, और कोई भी जो अधिकारी, जो भी डिपार्टमेंट के हेड हैं, या जो भी वित्त, मतलब सपोज आप
किसी भी डिपार्टमेंट का जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके हेड को आपने रिस्पॉन्सिबल नहीं बताया कि भाई मैंने आपको इतने पैसे दिए हैं, ये आपने कहाँ खर्च करे, अगर आपने कोई डेफिसिट है तो उस पैसे को वापस करें। ठीक है, तो वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सारी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल। सुरेंद्र पांगती जी एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये जो पूरा लीकेज का सिस्टम हो रहा है, जो लीकेज की बात की जा रही है कि विभागों में, और जिस तरह से हमारे अर्थशास्त्री ने भी कहा कि आप किसी और मद में अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है इमरजेंसी फंड के नाम पे, तो आप वो भी यूटिलाइज कर लेते हैं। आप तो खुद कह रहे हैं कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आप रिटायर हुए हैं। आपने अपने समय में कितना डिफरेंस देखा है और अब क्या डिफरेंस लगता है आप? देखिए, ये जो आपकी बात आ रही थी कि विभाग में पैसा नहीं था, उसके पैसा नहीं हुआ तो खर्च नहीं कर पाए, तो इसमें एक बजटरी प्रोसेस में एक शब्द आता है रीएप्रोप्रिएशन। रीएप्रोप्रिएशन का अर्थ ये होता है जो बजट में हमने जिस मुद्दे के लिए जितना पैसा निश्चित कर रखा है वो दूसरे मुद्दे में खर्चा नहीं हो सकता। तो उसमें अंत में एक रीएप्रोप्रिएशन बजट बनता है, जो प्रोसेस शायद आज नहीं हो रहा है। उसमें ये होता था कि जिस विभाग को आवश्यकता थी उसके पास पैसा नहीं है, जिस विभाग को हमने पैसा दिया था वहाँ पैसा बच गया, तो उसको रीएप्रोप्रिएशन करके उसका वो बजट को रीएप्रोप्रिएट करके उस विभाग में दिया जाता था। सरप्लस बजट यहाँ बच गया, उस विभाग को जिसको आवश्यकता वहाँ दिया जाता है, इसको कहते हैं रीएप्रोप्रिएशन बजट बनता था। मुझे लगता है जो अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि यहाँ उत्तराखंड में रीएप्रोप्रिएशन बजट तैयार करने की प्रक्रिया ही समाप्त कर दी या नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये अधिकारियों को जानकारी नहीं इसकी या किसी वजह से नहीं हो पा रहा। रीएप्रोप्रिएशन बजट बनता ही इसीलिए है, जो अभी कहते हैं एनोमली है। एक विभाग के पास जितनी आवश्यकता उससे ज्यादा पैसा दे दिया, उसका सरप्लस हो गया और सरेंडर हो जाएगा। दूसरे विभाग जिसको आवश्यकता थी उसके पास पैसा नहीं है, उसका काम अधूरा रह गया। तो रीएप्रोप्रिएशन बजट के तहत रीएप्रोप्रिएट किया जाता है। इस बजट इस मद में जो पैसा था पुराने मद में इसको ट्रांसफर किया जाता, उनको विधायिकी के प्रक्रिया के माध्यम से ठप्पा लगता था, तो उसको आहरित करने के लिए वो विभाग के अधिकारियों को अधिकार मिल जाता था। मुझे ऐसा लगता है, मैं क्योंकि मैं सरकारी प्रशासन से बहुत दूर हूँ, मैं एकांत वास पसंद करता हूँ, अंदर खाने की बात मुझे मालूम नहीं है। ये मेरी आशंका जो है, जो हम करते थे अपने जमाने में, हमारे अपने जमाने में उत्तर प्रदेश में हम करते थे, रीएप्रोप्रिएशन बजट बनता था। अब रीएप्रोप्रिएशन बजट बनता है कि नहीं बनता मुझे मालूम नहीं, मुझे याद नहीं। अगर बनता हो तो कोई शासन की तरफ से कोई बैठा हो इसका जवाब दे सकता है। बिल्कुल सर। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं पूर्व कांग्रेस के विधायक जीतराम आर्य जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने सुना है ये पूरा मामला सामने आ रहा है, मैंने पूछा था कि आप लोगों की भी सरकारें रही हैं और ये सिर्फ इस सरकार के में प्रॉब्लम नहीं है कि अधिकारी सुनते नहीं, अधिकारियों के सिस्टम में कहीं फॉल्ट है, आप लोगों को भी ऐसा सामना करना पड़ता होगा। लेकिन आप लोगों के समय पर आप लोग कैसे पार पाते थे? आप लोगों के सोल्यूशंस क्या होते थे जो आप सरकार को दे सकते हैं अब? डॉक्टर जीतराम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो संपर्क यहाँ पर टूट गया है। फिलहाल दिगंबर नेगी जी, जो सवाल उठता है यहाँ पर रीअप्रोप्रिएशन बजट का जो बात की गई है कि आपके एक विभाग के पास अगर वो काम पूरा हो चुका है और कुछ बजट बढ़ता है, दूसरे विभाग के काम के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, तो उसे रीअप्रोप्रिएट किया जा सकता है। तो क्या वो सिस्टम यहाँ पर खत्म कर दिया गया है, और अगर ऐसा है तो क्यों? नहीं, रीअप्रोप्रिएशन बजटिंग सिस्टम तो अभी भी चालू है और हम देखते हैं कि ये करने कहीं इंटरमिंगल्ड होता है। परंतु जो विशेष बात जो आज की डिबेट की है और जो वास्तव में चिंता का विषय है कि कर्मचारियों, अधिकारियों और जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनकी कार्य क्षमता विकसित करने की बहुत आवश्यकता है और उनको फाइनेंस का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। केवल यही नहीं कि भाई एस्टिमेट बनाया और बजट को ठिकाने लगाने तक की जो सोच है उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और जब तक वित्तीय प्रबंधन, हालांकि हर डिपार्टमेंट में इसके लिए कोई ना कोई पोस्ट रहती है, परंतु उसको बेचारे को कौन कितना सुनता है ये मालूम नहीं मुझको, ठीक है ना, क्योंकि दबाव ये रहता है कि भाई काम करना है, निपटाना है और काम का गुणवत्ता और उसकी बात हम नहीं करेंगे। परंतु हाँ, जो पैसा जा रहा है, खर्च हो रहा है, उसका प्रॉपर नियोजन होना चाहिए और उसका अकाउंटिंग भी बहुत जरूरी है। और जब तक हम इसको अपनी कार्य प्रणाली का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो फिर एक बहुत ही गलत संदेश इस
बात का जाता है कि लेकिन दिगंबर नेगी जी, अगर आप कहते हैं जनता के कर्मचारियों टैक्स के और पैसे का अधिकारियों की दुरुपयोग हो रहा है। कार्य प्रणाली में बदलाव करने की जरूरत है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये न्यू कमर्स हैं, क्योंकि जो सीनियर अधिकारी हैं वो तो यहीं पर रोटेट होते रहते हैं, वो इसी स्टेट के हैं, इसी स्टेट में काम किया हुआ है, अलग अलग विभाग में उनके ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन वो है यहीं के, वो जानते हैं किस तरीके से इस ग्राउंड पर काम करना है। इनमें तो से जब वो काम नहीं कर पा रहे तो फिर कैसे देखिए, चलेगा? इनमें से कोई भी न्यू कमर नहीं है। तो मैंने कहा ना, एक ढर्रा बन गया है लापरवाही का कि हो जाएगा, अभी काम निपटा दो, इसको कर दो, बाकी पेपर वर्क, फाइल वर्क, फाइनेंस और अकाउंट्स वगैरह की जो मेंटेनेंस की जो चीजें हैं इसको बाद में देख लेंगे। और ये यही कारण है कि आज ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते करते इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट जो है वो अनअकाउंटेबल प्रदेश के सामने खड़ी हो गई है। और उसकी वो पूर्णतः इस बात का है कि लोगों को इस बात की गंभीरता को नहीं समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है और ये विभागों में इसकी एक व्यवस्था बनाने की जरूरत महसूस होती है कि भाई जो इस बात पे नियंत्रण, वैसे तो हर विभाग में वित्त नियंत्रक होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, परंतु उसको इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। वो अभी मुझे लगता है इस सारे पूरे घटनाक्रम से कि वो प्रदेश में इफेक्टिव व्यवस्था विभागों के अंतर्गत नहीं है। अच्छा राजेंद्र बेस जी, जब हम आंकड़ों की बात करते हैं सर, तो यहाँ पर जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसमें ये कहा गया है कि जो विभाग है उनका 5,377 समथिंग करोड़ जो है बकाया है अभी भी। उसके अलावा जो है 6,000 करोड़ ऐसे हैं जो अभी भी जिनका ऑडिट के नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिनका खर्च प्रॉपर नहीं किया गया है, या फिर कुछ अगर एक सेट अमाउंट था उससे ज़्यादा ही दिया गया है, तो इनअप्रोप्रिएट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ, ये आंकड़े बताते हैं। तो ऐसे में जब हम कहते हैं लीकेजेस हैं अनअप्रोप्रिएट, इसके रीजंस क्या मानते हैं? देखिए मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और नियम हैं। उसके हिसाब से ये है कि सपोज आपने कोई भी टेंडर, आपने कोई चीज़ खरीदनी है, उसके लिए टेंडर होता है और टेंडर में जो है वो टेंडर फ्लोट होते हैं और टेंडर फ्लोट होने पे जो भी आपकी बिड आती है उसके हिसाब से प्रोक्योरमेंट होता है, उसके हिसाब से काम होता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे मतलब जो डिपार्टमेंट्स हैं जो बिना टेंडर फ्लोट करते ही जो प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब बिना टेंडर के आप फ्लोट करेंगे तो जो आपकी लोएस्ट बिड तो कोई आई नहीं, जो आपको पसंद है वो आप खरीदेंगे, उसके हिसाब से काम करा आपने। तो वो जो आपका जो वहां पे सपोज 10 करोड़ खर्च होना था और आपने उसमें 12 करोड़ 13 करोड़ रुपए या 15 करोड़ रुपए आपने खर्च कर लिए, तो आपका जो है क्या कहते हैं वो फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस हो गए। तो एक तो सबसे बड़े काम ये। दूसरी चीज जो है क्या कहते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की अपनी इनकम होती है। हम बात करते हैं नगर निगम की, हम बात करते हैं मंडी समितियों की, हम अगर बात करते हैं जो सबसे बड़ा घोटाला जो ऊर्जा निगम की बात करते हैं कि हमें पता है कि इतना हमारी यूनिट प्रोडक्शन हुई है, इतना हमारा खर्चा आएगा, इतना जो डिपार्टमेंट का खर्चा है तो इतनी हमारी इनकम होगी, लेकिन वो नहीं होती। वो अगर सपोज 10,000 करोड़ रुपए अगर जो ऊर्जा निगम ने देना है सारे एक्सपेंडिचर के बाद, वो एक्चुअली में 1,500-2 हजार करोड़ ही होता है। क्यों होता है ऐसा? उसका एक रीजन है कि आप समझ लो जो प्रोडक्शन हुआ, लाइन लॉस हो गया, लाइन लॉस के बाद जो चोरी और होती है बिजलियों की वो उसका प्रॉब्लम हो गया। जो पुराने आपने इक्विपमेंट्स रखे हैं उनको बार बार लगाया जाता है, आपने ऐसे जो है बिना टेंडर के जो है चीजें खरीदी जो है आपने दाम से 5 गुने 10 गुने खरीदे, तो वो क्या कहते हैं आप रेवेन्यू लॉस है। तो वो रेवेन्यू लॉस किसको होगा? गवर्नमेंट को होगा। तो ये कैग ने बहुत सारी बातें बताई कि इस तरह की ग्राम पंचायतों में होता है। आप देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें उसमें क्या होता है, उनके अपने बाजार होते हैं, उनके अपने मेले होते हैं, उनकी अपनी जो है एसेट्स क्लास होती है और उसमें गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा लगाती है और उसको डेवलप करती है। लेकिन जब वो आगे दिया जाता है तो उसका रेवेन्यू जितना भी आता है वो अधिकारी और वहां के लोग खा लेते हैं। अब आप देखो रुड़की का जो मामला आया मेयर वाला, वो क्या था? वो भी ये था कि उनको जो भी बजट एलोकेशन हुआ था वो ये कहते हैं कि उसमें डिफरेंसेस है, भले अब वो क्लियर हो गया लेकिन उनको अपने पद से हाथ धोना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में बहुत बड़ी खामी है। और अभी भी देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी स्टेट, मैं उत्तराखंड स्टेट की बात करता हूं, हम लोग आज भी इतने एडवांस हो गए हैं लेकिन आज भी हम पुराने ढर्रों से चल रहे हैं। आज भी हम फाइल सिस्टम हमारे पास है, उनके ऊपर चिपकियां लगी रहती हैं, जब आप अफसर साइन करेगा तब आगे इंप्लीमेंट होगा। एक फाइल को एक 1.5 महीना लग जाता है डिपार्टमेंट में उसको अप्रूव कराने में और डिस्पर्समेंट कराने में। जब डिस्पर्समेंट होगा तभी तो आगे काम चलेगा। बिल्कुल। अगर आप जो एक कंप्यूटराइज सिस्टम कर दें, एक सिस्टम ऐसा कर दें कि एक
इस तरह का पैटर्न कर दें जो सारी मतलब जो अच्छी स्टेट्स हैं उसमें इस तरह का हो गया कि आपको ये जो अच्छी अच्छी कंपनीज है उसमें ये हो गया, आपने जो बजट बनाया, जो आपका एक्सपेंडिचर है सारा ऑनलाइन जो है उसका अप्रूवल होता है, उसमें हर डिपार्टमेंट का होता है और मुश्किल से उसका टाइम पीरियड है कि 3 दिन के अंदर आपने अप्रूवल करना है, डिस्बर्समेंट करना है और उसके बाद जो इम्प्लीमेंट होगा। मुख्यमंत्री ने ई ऑफिस का उद्घाटन किया था और उन्होंने कहा था कि ई ऑफिस संचालित होगा, जितनी भी फाइलिंग है, जितना भी वो होगा वो ऑनलाइन होगा, जितनी भी नगर निगम है या कोई भी डिटेल्स हैं इस तरीके की ऑनलाइन फिल की जाएंगी। उसके बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल तो दिव्य दर्शन जी, मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड स्टेट में ज्यादातर डिपार्टमेंट सारे जो हैं आप समझ लो कंप्यूटर सेवी हो गए हैं, सब कुछ सॉफ्टवेयर लग गया, लेकिन सॉफ्टवेयर कौन चलाते हैं? यहाँ के लोग। और वो लोग क्या कहते हैं, वो उस पर सॉफ्टवेयर काम नहीं करना चाहते क्योंकि काम उस पर ना करके और कुछ इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिससे जो है क्या कहते हैं उनका अपना कुछ ना कुछ उसमें भला होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जी। आपका एक जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और का एक ऑफिस है, वहां पे एक सॉफ्टवेयर है। अगर आप अकेले उस सॉफ्टवेयर में अगर आप अपने जो है सोसाइटी को रजिस्टर करना चाहते हैं या उसको जो है वो मतलब कुछ भी उस पर अपडेट करना चाहते हैं, वो अपडेट होता ही नहीं है। आप समझ लीजिए वो सॉफ्टवेयर चलता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या कहते हैं, आपको अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास जाना पड़ता है, फिर कर्मचारी किसी तरह उसको मैनुअली करते हैं, उस तरह से करते हैं, फिर उसमें से जो है बहुत सारे भ्रष्टाचार शुरू होता है। और वो आप समझ लो आज के समय में जो उत्तराखंड में जितनी सोसाइटीज हैं है ना जो रजिस्टर्ड है, उसमें से 90% सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन 1-1, 1.5 साल तक नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो यहाँ की बड़ी बड़ी संस्था सोसाइटीज हैं वो भी 1.5, 2-2 साल चक्कर काटती हैं और वो नहीं होता। तो ये कहने की बात है कि सिस्टम सब कुछ है, लेकिन एक हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया कि आगे काम नहीं करते। आज भी हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम है स्टेट गवर्नमेंट जो आप बता रहे हैं ई गवर्नेंस वाला, लेकिन कितने लोग उसमें काम करते हैं, कितने लोग उसको जो है कंप्यूटर सेवी हैं, कितना लोग उसमें करना चाहते हैं। नगर निगम की बात करें आप, नगर निगम में आज के समय में सब सॉफ्टवेयर है, लेकिन कभी भी आप ये देखेंगे उसमें इतनी गड़बड़ी है, इतना उन्होंने माल फंक्शन किया हुआ है कि हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे जो है सारा जो है रेवेन्यू सब कुछ खत्म है। ठीक है डॉक्टर जीत राम, अब मैं फिर आपसे सवाल पूछूंगी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, क्योंकि लाइन में बहुत डिस्ट्रप्शन है। आपके समय पर भी इस तरीके से फंक्शंस होते थे, लीकेजेस आपके समय पर भी होती थी, करप्शन आपके समय पर भी होता था। आप क्योंकि एक हेल्दी विपक्ष की अगर बात करते हैं तो आप लोगों के पास भी सोल्यूशंस होंगे ना सर इस बात को? आरोप आप जरूर लगाते हैं लेकिन सोल्यूशंस भी आपने भी सेम चीज झेली होगी। समस्या आरोप प्रत्यारोप की नहीं है। अब समस्या ये है कि सरकार किस तरह से फंक्शन करती है। सरकार का, जब अभी हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि तमाम जो आपका ई गवर्नेंस की बात है, आपने तमाम ऑफिसों के कंप्यूटराइज सिस्टम डेवलप किया है और उसके बाद भी आप जो है वो मैनुअल काम कर रहे हैं, या आपको पता नहीं है कि आप कैसे जानबूझ करके किसी चीज को अवॉइड करना, ये करप्शन को बढ़ावा देता है। तो आप जब सब चीजें आप आज डिजिटल की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, कंप्यूटराइज की बात हो रही है, तमाम चीज ऑनलाइन की बात हो रही है, सब कुछ हो रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ जो है जानबूझ करके सरकार इन चीजों को दबाने की कोशिश करती है ताकि करप्शन को बढ़ावा मिले। चाहे आप किसी भी सेक्टर में जाए, चाहे आप एक छोटे से काम में, मैंने कहा खनन की बात कर ले या जमीन की बात कर ले, अभी रजिस्ट्रार कानून को वो जो देहरादून के अंदर जो अभी तमाम भ्रष्टाचार आया था, जो घपले हुए थे उसके रजिस्ट्री के, तो तमाम जो चीजें हो रही है इस ऑनलाइन के सिस्टम के बाद, कंप्यूटराइज सिस्टम के बाद भी ये चीजें होती, तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें मिली भगत है। ये सरकार जो हमारे समय में इस तरह के बहुत सारे इस तरह के वो नहीं आए, क्योंकि सरकार अगर ट्रांसपेरेंट काम करना चाहती है तो उसको ट्रांसपेरेंट रूप से सबके सामने रखना चाहिए चीजें। जब कंप्यूटराइज है, ऑनलाइन सिस्टम है, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, तो उसके बावजूद भी आप क्यों कर रहे थे? तो ये जो सरकार है जानबूझ करके घोटालों को जन्म देती है, चाहे वो ट्रांसफर की बात करो, चाहे वो पेमेंट की बात करो, चाहे टेंडर की बात करो। अब टेंडर ही में लगाई, आप अभी बता रहे थे कि टेंडर में जो है बिना टेंडर के ही वो दे देते हैं, बॉन्ड बना दिए जाते हैं, उसका टेंडर न करके बॉन्ड बना दे, अपने चाहते लोगों को बॉन्ड बनाए जाते हैं। आज देखिए ना पूरे प्रदेश में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से जितने भी कार्यकर्ता है वो बिना टेंडर के काम कर रहे हैं, उनके बॉन्ड बनाए जा रहे हैं। तो सरकार का जो ये कहीं ना कहीं प्रदेश पे चूना लगाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो क्या ये कल्चर आप मानते हैं सिर्फ इसी बार शुरू हुआ, आपके समय पे ये कल्चर नहीं था सर?
जी, इस तरह का कल्चर नहीं था। हमारी ट्रांसपेरेंसी होती थी, टेंडर होते थे बकायदा, टेंडर सभी को अधिकार था टेंडर डालने का, जिसका लोएस्ट बिड होती वो उसको मिलता, काम मिलता, और उसमें अधिकारी भी काम करना चाहता था। इनके समय में अधिकारी तो काम करेगा, ये ऊपर से इनके जो छुटभैया नेता है वो पहुंच जाते हैं वसूली के लिए वहां, तो अधिकारी भी सकमगा जाता है काम करने में। तो ये करप्शन को सरकार के ऊपर डिपेंड है कि सरकार किसका गवर्नेंस कैसे, गुड गवर्नेंस की बात है। गुड गवर्नेंस है कि सरकार किस तरह से शासन और प्रशासन को कैसे रेगुलेट करती है, उस पर डिपेंड करता है, सरकार पे डिपेंड करता है, सरकार के नुमाइंदों पे डिपेंड करता है, माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर डिपेंड करता है, आपके जनप्रतिनिधि पे जो सरकार के पार्ट है उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की गवर्नेंस चाहते हैं, किस तरह की गवर्नर अधिकारी उसी रूप में काम करेगा, अधिकारी उसी रूप में काम करेगा। तो इस तरह की बातें तभी आती है कि जब आपके पास गुड गवर्नेंस नहीं है, और गुड गवर्नेंस न होने के कारण तमाम ये जो भ्रष्टाचार के अपने लोगों को, चेतों को आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उन्हीं को देंगे, बाकी जनता को आप सेकेंडरी समझेंगे। तो ये चीजें तभी आती है जब कहीं ना कहीं सरकार की कमी आती है। ये जो है, जब ऑडिट ने भाई इतने करोड़ का जो है अनियमितताएं पाई है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार उससे बच नहीं सकती है, सरकार उसमें एक्सक्यूज नहीं कर सकती है कि चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार हो, कल को मान जाए हमारी सरकार आती है और इस तरह की अनियमितताएं होती है तो हम उसके लिए जवाबदार होंगे। अब हमारी जवाबदेही है कि हमने जो सही गुड गवर्नेंस नहीं की। तो इस तरह से सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती उसमें। ठीक है, जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं, हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं दिगंबर नेगी जी। जीरो टॉलरेंस में भी लूप होल्स हैं, क्योंकि अगर ऐसे मामले सामने आते हैं, अधिकारी जब ऑडिट होता है, एक सरकारी विभाग का ऑडिट होता है जो बड़ा ऑडिट है, कैग एक बहुत बड़ी संस्था है जो ऑडिट करती है, तो ऐसे में आपके पास अपने आप को सही साबित करना या अपने पूरे तथ्य रखना, ये आपका फ्लॉ है। क्योंकि अगर ऑडिटर आता है वो हर एक डिटेल मांगता है कि कहाँ खर्च हुआ है, कहाँ नहीं हुआ, कहाँ डिफरेंस है, कहाँ पर लीकेज हुई है, इस सब की रिपोर्ट्स मांगता है। तो ये अधिकारियों का जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे तथ्य अपने पास रखें। ऐसा करने में वो नाकाम क्यों है सर? देखिए, अभी प्रोफेसर जीतराम जी ने जो बात कही, यहाँ पे बड़ा गंभीर विषय चल रहा है कि वित्तीय अनियमितता का, और वो जा करके विषय को ले जा रहे हैं टेंडर की तरफ को, है ना। वो एक एस्पेक्ट है उसका, वो एक एस्पेक्ट है उस चीज का, विषयांतर हो रहा है, बहुत ही गलत दिशा में उन्होंने विषय को मोड़ने की कोशिश की। यहाँ पर कैग भी, एक मिनट रुकिए, कैग भी एक गवर्नमेंट बॉडी है, और गवर्नमेंट बॉडी ने ही उस बात को पकड़ा है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मशीनरी है हमारी, उसमें वित्त नियंत्रक हर विभाग में है, परंतु वित्त नियंत्रक मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है, और ठेकेदार और अधिकारियों का जो नेक्सस बन गया है, और जनता का कार्य की दबाव, क्योंकि जनता तो चाहती है कि उसके क्षेत्र में सड़क जल्दी बने, पुल जल्दी बने, ट्यूबवेल जल्दी लगे, है ना, कहीं कोई हॉस्पिटल बनना जल्दी बने, कोई पॉलिटेक्निक बनना जल्दी बने, कोई IIT बननी जल्दी बने, तो जन का दबाव तो रहेगा। परंतु इस दबाव को ये लोग अपना इसको संतुष्टि करने में ही एक्सपर्टाइज हासिल कर लेते हैं, और उस एक्सपर्टाइज में इस बात का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं कि जो हमें वित्तीय नियमितताएं या फॉर्मेलिटीज को हमने जो पालन करना है उसको इग्नोर किया जाता है। और यही कारण है कि आज उस इग्नोरेंस के कारण आज प्रदेश के सामने एक इतनी बड़ी बात सामने आके खड़ी तो हो आप गई मानते है। हैं कि इग्नोरेंस है? निश्चित रूप से बिना इग्नोरेंस के इतना बड़ी, लेकिन फिर ये कहा जाता है जीरो टॉलरेंस है तो सब कुछ सही है। देखिए, जीरो टॉलरेंस है, इसमें दोनों में अंतर है। इसका मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप मार्केट जाती हैं, आप अपने पास कुछ पूंजी लेके जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, और आपने अगर हिसाब नहीं बनाया उसका कि मुझे क्या क्या खरीदना है, और आपको जो मर्जी आया आपने वो कर दिया, तो नेचुरल है कि जो जरूरी काम है वो तो रह जाएगा, और अनावश्यक काम में पैसा खर्च हो गया, है ना। और फिर आपको घर आके आप हिसाब मिलाएंगे, महीने का आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। तो वो वही स्थिति यहाँ पर भी हो रही है कि विभाग क्या कर रहा है कि जन दबाव आए कि हमारे यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगना है या एक लाइन बेचनी है,
उन्होंने बाकी चीज़ों की फॉर्मेलिटी नहीं की, वित्तीय स्वीकृति नहीं ली, बाकी चीज़ों की फॉर्मेलिटी नहीं की और लाइन भिजवा दी किसी एक प्रस्ताव पारित करके, काम हो गया। उसके बाद उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, फिर दूसरे काम पे लग गए, फिर तीसरे काम पे लगे, फिर चौथे काम पे लग गए। परंतु जो उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं डिपार्टमेंटल, आफ्टर ऑल कैग भी एक गवर्नमेंट बॉडी है, उसी ने उसको बात को पकड़ा है क्योंकि वो रेगुलेटरी बॉडी है। वो एक काम करती कि जो अकाउंट्स हैं वो रेगुलर होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये जो इग्नोरेंस है कि काम को महत्व देना, कि किसी प्रकार से जनता को संतुष्ट करना है या बाकी चीज़ों को मैनेज करना है, परंतु जो पेपर वर्क है प्रॉपर फाइनेंस को लेकर के, अकाउंटिंग को लेकर के, उस पे बिलिंग को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर के उस पे ध्यान नहीं देना। बिल्कुल। और ऐसे में जो आप शंका व्यक्त कर रही हैं कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार होने की भी संभावना रहती है। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, प्रॉपर पेपर वर्क नहीं होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ संदेशा बना रहता है। बिल्कुल। और हो सकता है इसी के लिए इन बातों को इग्नोर भी किया जाता है। नहीं तो जब वित्त नियंत्रक किसी डिपार्टमेंट में तनख्वाह ले रहा है, पूरी एक बॉडी है, तो उसकी उपस्थिति में हर कोई भी विभाग ऐसी लापरवाही कैसे कर सकता है। ठीक है राजेंद्र बिष्ट जी, जब हमने इतने सारे आंकड़े डिस्कस कर लिए और रीजंस भी बता दिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इन अनियमितताओं के पीछे, घोटाला एक एंगल नहीं है, लेकिन वाकई में अगर सैलरीड लोग हैं और अधिकारियों का काम है वहाँ पर बैठ के मॉनिटरिंग करना, तो आपको लगता नहीं है कि जब ऑफिसेस के भी ऑडिट होते हैं तो उनकी भी पूरी डिटेल मांगी जाती है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो दिखाइए, फिर फना से बिल लेकर आइए, फिर पूरा जो है लेखा जोखा तैयार होता है। यहाँ पर जब पूरा ऑडिट होता है उस वक्त अधिकारी कहाँ सोए होते सर? उस वक्त तो अधिकारियों को पता होना चाहिए ना कि ये चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, ये चीज़ें हमें दिखाना है। देखिए एक्चुअली आप ये देखिए कि एक तो बड़ा अजीब सा मामला है स्टेट गवर्नमेंट में। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ बीजेपी के कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक कैग रिपोर्ट देखेंगे तो 2014 से जो है स्टार्ट है और 14 बीच में तो कांग्रेस गवर्नमेंट भी रही है। तो और ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं हुआ, उससे पहले भी ऐसा हुआ। तो ये कि सिस्टम में ऐसा बन गया है कि जितनी भी सरकारें हैं और उन्होंने जहाँ पे भी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो हेड है, पहली चीज तो वो लोग ऐसे होने चाहिए जो उसमें एक्सपर्ट हो, ये नंबर 1। अगर वो एक्सपर्ट हैं तो उनके नीचे भी जो आगे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, चाहे वो आप समझ लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या आपके किसी गवर्नमेंट जो है कंपनीज में हैं या निगम में हैं या पंचायतों में हैं, तो वहां पे भी एक ऐसा कंट्रोलर होना चाहिए और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए आजकल कंप्यूटराइज है, तो अगर आप जो भी डिस्बर्समेंट करते हैं, जो चीज करते हैं, उसके ऊपर आप ये समझिए कंप्यूटराइज अगर आपने ऑथराइज किया है देन यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। होता क्या है कि कोई भी अधिकारी जाते हैं, वो 6 महीने साल भर रहते हैं, उसके बाद उनका ट्रांसफर कहीं और हो जाता है। वित्त सचिव है तो वित्त सचिव हर 6 महीने बाद उनके डिपार्टमेंट बदलते रहते हैं। तो मेरे कि जो एक्सपर्ट बंदा है, और अगर आईएएस है तो इसका मतलब नहीं आईएएस है तो वित्त के बारे में बहुत कुछ जानता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्यों नहीं वहां पे जो है वित्त सचिव ऐसा रखते हैं जो उस मामले में सीए हो या एक्सपर्ट हो, जो उसको देखे कि कैसे हमें इसको रेवेन्यू को कलेक्ट करना है, कैसे डिस्बर्समेंट करना है और कैसे जो योजना में पैसा दिया है उसका हमें कंप्लीशन चाहिए। तो ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम को जब आप पूरा ओवरहॉल नहीं करेंगे तो तब तक ये आगे नहीं होने वाला। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम बजट बनाते हैं वो 1 साल के लिए बजट बनाते हैं और उसमें सप्लीमेंट्री बजट भी आते हैं और उसमें बहुत सारी अलग अलग मदें होती हैं इनकम की, और मेन चीज है एक्सपेंडिचर की होती है उसमें। तो आपने जो भी जिस मद में एक्सपेंडिचर आपने करा है, क्या आप उसको क्वार्टरली रिव्यू करते हैं या नहीं करते? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपने तो सपोज आपका जो है आपने मार्च में फरवरी में बजट बनाया, अप्रैल से नया बजट आना चाहिए, तो अप्रैल मई जून में जो भी आपने एलोकेशन करी डिफाइंड डिपार्टमेंट में, क्या आपने वो डिस्बर्समेंट करा है? क्या आपकी वो जो योजनाएं करी उसका क्या 25% या 25 कितना कंप्लीशन हुआ है, वो रिपोर्ट ऑथराइजेशन होनी चाहिए, तभी फर्दर पैसा दिया जाना चाहिए। तो वो अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक ये जो है बात होती रहेगी, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट में पैसा देंगे, सेंटर से भी आपको पैसा लास्ट में आएगा, फिर आपके पास ये होगा कि जो इमरजेंसी होगी उसको देंगे, तो वो एक टाइप से मेस होगा पूरे मतलब फाइनेंशियल। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्योंकि जो आंकड़े हैं जो सबसे ज्यादा ऊर्जा निगम से आया है और जो अलग अलग विभागों के आंकड़े नजर आ
रहे हैं, क्योंकि जब ऑडिट हो रहा था उस वक्त ये असमर्थता थी उन विभागों की अपने पेपर्स प्रस्तुत करने में, जिससे ये आंकड़ा सामने आया है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा? रेक्टिफाई तो सिंपल बात है, मैं कह रहा हूँ कि आप जो पुराना है ना, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, जो देखिए इसमें जो मेन डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट है, एक ऊर्जा विभाग है और दूसरा जो है आपका जो है क्या क्या गन्ना विभाग और ये कृषि वाला मामला है, ठीक है। तो ये दोनों जो है मैक्सिमम है, तो यहाँ पे स्पेशल एक टीम बनाए, फाइनेंस टीम बनाए जो ऑथराइज हो, उनके चेक करे कि आपने कहाँ स्पेंड करा है और कैसे स्पेंड करा है। उसके अगर आप देखें अगर उसमें अनियमितता होती है तो आप जो उस टाइम पे अधिकारी है उसके ऊपर एक्शन लें। तो जब आपको ये अकाउंटेबिलिटी बनाएंगे तभी आप जो है फर्दर जो है लीकेज को रोक पाएंगे। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि हम इस तरह से करें तो वो नहीं हो सकता। और बाकी जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं, अब जैसे आप समझ लो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एक्सपेंडिचर होता है, वो एक्सपेंडिचर होता है, उसका भी जो है ये इंश्योर करें। जो डीडीओ होता है, डीडीओ इसीलिए होता है, वो आईएएस होता है डीडीओ, उसके ऊपर ये चीज होना चाहिए कि आपको अगर आपने पैसा लिया है तो टाइम बाउंड होना चाहिए कि वो जो है ऑनलाइन ये करे कि मैंने साहब ये इसका कंप्लीशन हो गया है और वो रिपोर्ट दे इतना खर्च हुआ और ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। तो ये सारी चीजें जब तक होंगी, एक उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे तभी जो है क्या कहते हैं ये सही होगा। नहीं तो अगर आप उसको ये करेंगे कि जिस मर्जी में आप खर्च करें तो वो नहीं, हर बार आप डब्ल्यू में अकाउंट से आप वो निकालेंगे, मिसमैच होगा, उससे सारा प्रॉब्लम आएगी। आप ये समझ लो सरकार ने अभी किया है काम, पहले 3-4 हजार करोड़ का WMA अकाउंट में जो है मिसमैच आता था, अभी उन्होंने उसको जो है बढ़ा के 7,000 करोड़ करा है। तो उसको लेकर है कि हम जो ओवर ड्राफ्टिंग करते हैं, जो भी हम पैसा लेते हैं, अगर हमें इमरजेंसी निकालना है तो उसमें कम से कम ये बैलेंस ऑफ डेफिसिट नहीं रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट उसमें कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट जो कर रही है वो एक पार्ट में कर रही है। गवर्नमेंट को उसको अकाउंटेबल बनाना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है स्टेट का। अगर स्टेट को अगर आपने डेवलप करना है तो उस पे आपको काम करना पड़ेगा, वहां पे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को बैठाना पड़ेगा और उनकी अकाउंटेबिलिटी को तय करना पड़ेगा टाइम बाउंड। बिल्कुल, तभी ये जो है सही हो सकता है, नहीं तो ये मेस चलता रहेगा, डेट बढ़ते रहेंगे, उसके ऊपर जो है आप समझ लो जो उसके इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा और पूरे उत्तराखंड जो है मेस से कभी बाहर नहीं निकल सकता। बिल्कुल। अब मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और डॉक्टर जीतराम आपके पास आऊंगी। आप अब फाइनल कमेंट में क्या कहेंगे? ये जो पूरा मामला सामने आया है, किस तरीके से अब आप इसको देखते हैं? इसमें सरकार को संजीदा होकर के इसमें तुरंत एक कमेटी बिठानी चाहिए। जैसे जो बड़े बड़े विभाग हैं जिनमें बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, तो वो जो अनियमितताएं हुई है उन अनियमितताएं की जांच करें। अगर उसमें कोई दोषी है और जिसने गलत ढंग से उसमें एक काम हुआ तो निश्चित रूप से सरकार उसको पनिशमेंट का काम करे और इन चीजों को रोकने का काम सरकार का दायित्व है और सरकार इसको रोकने का काम करे। इस तरह के लीकेज जो होते हैं उन लीकेज को बचाने का काम करे। दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि जैसे हम किसी चीज को आज स्वीकृत करते, मान लिया हमने 1 लाख की कोई ग्रांट स्वीकृत करी किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है किसी ने, और वो बिल्डिंग नहीं बनती एक साल में, अगले साल फिर उसके रेट बढ़ जाते हैं। वो भी एक अननेसेसरी सरकार के ऊपर बर्डन हो जाता है कि वो रिवाइज रेट हो जाते हैं, तो वो भी बर्डन है। वो टाइम फ्रेम के अंतर्गत आप किसी भी कार्य को खत्म करें, ये सरकार को इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, और तब जाकर के आप इस फाइनेंशियल लीकेज को बंद कर पाएंगे। बिल्कुल। दिगंबर नेगी जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कैग की रिपोर्ट में जो है अनियमितताएं पकड़ी गई हैं, निकट भविष्य में इन सब अनियमितताओं को दूर करके और जो प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है और विभागों की जो फाइनेंस और अकाउंटिंग सिस्टम है उसको और चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। बिल्कुल। राजेंद्र बेशी सर, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम को रोबस्ट बनाएं, उसको ज़्यादातर जो है आप उसको एक कंप्यूटराइज करें और रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर है उनको अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बनाएं और उनको एक टाइम बाउंड टाइम फ्रेम में काम कराएं और उनका जो है क्या कहते देखें कि उनका क्या रिस्पॉन्स है और कितना जो है वो उसको कर पाते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएं। तभी ये जो है हम लोग इसको और आगे एक रोबस्ट सिस्टम बना सकते हैं। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की जो अनियमितताएं पाई गई हैं कैग की रिपोर्ट में, अन्य विभागों में, और सबसे बड़ा विभाग इसमें ऊर्जा निगम है जिसमें बहुत बड़ी अनियमितता जो है वित्तीय अनियमितता पाई गई है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके आगे क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अभी तक जो डिस्कशंस हुए हैं उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स निकल के आए हैं, अलग अलग रीजंस इसके हो सकते हैं, लेकिन उनको रीजंस को रेक्टिफाई करना, किसी को अकाउंटेबल करना, किसी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि इस तरीके की अनियमितताएं आगे ना हो। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप